हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इस चैप्टर से पहले हमने इसी बुक का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर में हमने जाना था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आज हम देखेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में। ठीक है। और इससे पहले मैंने इस पूरे चैप्टर की जो सेकंड चैप्टर है उसकी पूरी कहानी एक पार्ट में कंप्लीट कराई है। ठीक है। और पूरा बोर्ड पे समझाया, बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से चीजें थी और किस तरह से नहीं थी। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, एक एमसीक्यू की है और एक थ्योरी की है। आपको थ्योरी या एमसीक्यू 9th क्लास का जो भी देखना है आप उस प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है। थ्योरी देखनी है थ्योरी वाली प्ले लिस्ट पर क्लिक करना, और एमसीक्यू देखनी है एमसीक्यू वाली प्ले लिस्ट पर क्लिक करना। और सबसे पहले आपको ज्योग्राफी की वीडियोस खुलेंगी, उसके बाद हिस्ट्री की वीडियोस खुलेंगी, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी को पहले पढ़ा दिया है, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की, एसएसटी एनसीईआरटी की, मैंने लगभग सारी बुक्स कंप्लीट करा दी हैं। एक दो बुक जो रह गई हैं वो मैं कंप्लीट करा रही हूँ। और अगर अभी तक आपने ये सारी बुक्स भी नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्ले लिस्टों को भी देख सकते हैं। ठीक है। आइए शुरू करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है। फर्स्ट इसमें जो पार्ट दे रखे हैं ये पार्टों में पढ़ाया गया है। जैसे पिछला जो चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति वो 6 पार्ट में दे रखा था, ये भी 5 पार्ट में दे रखा है। तो हम पार्ट जैसे दिया हुआ है हम वैसे ही पढ़ेंगे। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का युग। ठीक है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे कि यूरोप में उस समय किस तरह का सामाजिक परिवर्तन चल रहे थे, कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। ठीक है। यानी कि 1700 प्लस में। आपको पता है ना कि जो शताब्दी होती है वो एक पहले वाला होता है। ठीक है। यानी कि जो 1700 प्लस का होगा उसको बोलेंगे 18वीं शताब्दी, जो 1800 प्लस की चीजें होंगी उनको बोलेंगे हम 19वीं शताब्दी। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, 19वीं शताब्दी। तो इस तरह से होता है शताब्दी का, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। ठीक है। पिछली बार आपने क्या देखा कि किस तरह से जब फ्रांस की क्रांति हुई, जब फ्रांस के लोगों ने अपने लिए आवाज उठाई समानता की, स्वतंत्रता की, तो न केवल फ्रांस में जबकि जो उसके पड़ोसी देश थे, यानी कि लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि पूरा यूरोप में इस तरह की आवाजें उठाई गई। ठीक है। यानी कि जो जनता थी वो राजा से मांग करने लगी, कहीं ना कहीं सारे ही लोग मांग करने लगे, सारे देश जो फ्रांस के आसपास के थे, कि भाई हमें भी लोकतंत्र चाहिए या हमें आजादी चाहिए, और हमें भी समानता का अधिकार चाहिए, हमारे राजा को हमारी भी बातों को मानना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है। हमें बिना मतलब की टैक्स नहीं देना है बहुत ज्यादा, जो उस समय लिया जाता था लोगों से। तो नेक्स्ट है इसमें, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। ठीक है। ये तो हमने फ्रांस की क्रांति में कवर कर लिया था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग तथा चर्च का नियंत्रण था। मैंने बताया था ना कि 3 स्टेट में बटा था। पहला स्टेट था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेट में बाकी के लोग थे जो गरीब लोग थे। ठीक है। तो इस तरह से बटा हुआ था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा, और यूरोप तथा एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर इसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। किसका नियंत्रण हो, कि भाई हर व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सकता है। ठीक है। चाहे वो राजा है, चाहे वो कहीं की संसद है, कुछ भी है। अगर राजा जनता के साथ कुछ भी गलत कर रहा है तो जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके। नेक्स्ट है, भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरियो जेरियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। अब देखो, हम अगर हम अपने देश की भी बात करें, ना केवल यूरोप में ये सारी चीजें चल रही थी, बल्कि भारत भी इन सारी क्रांतियों से काफी सारी चीजें सीख रहा था। भारत सीख रहा था कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो जो शासक है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रेरणा मिली, जो क्रांति जो हमारे देश में उस समय क्रांति हो रही थी। ठीक है। 20वीं शताब्दी में जो हमारे यहाँ क्रांति चल रही थी, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं हमने रूस की क्रांति से और फ्रांस की क्रांति से ली थी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। ठीक है। आगे चलकर औपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नए रूप
प्रदान करने में योगदान दिया। ठीक है, अब बहस किस चीज पर चल रही थी? बहस तो चल रही थी सारी जगह, लेकिन किस चीज पर चल रही थी उसके बारे में हम देखते हैं। मगर यूरोप में भी सभी लोग अमूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, अमूल परिवर्तन का मतलब है कि वो नहीं चाहते थे कि तुरंत परिवर्तन हो। ठीक है, तुरंत परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले लोकतंत्र चल रहा, सॉरी, पहले राजतंत्र चल रहा था, मतलब राजा का शासन, राजा जो बोलेगा सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग जो थे रूढ़िवादी लोग, वो यही इसमें ही खुश थे कि हाँ ठीक है, राजा का शासन चल रहा है, राजा जैसे हमें लीड कर रहा है वैसे ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग अमूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। कौन नहीं थे? रूढ़िवादी लोग। ठीक है, रूढ़िवादी लोग कैसे थे कि उनको अच्छा लग रहा था राजतंत्र, राजा का शासन अच्छा लगता था। ठीक है, बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज में अमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी यानी लिबरल्स थे, या अमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल्स थे। ठीक है, तो ये जो तीन थे, पहले हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, इन तीन शब्दों के बारे में, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो इन तीन शब्दों पर आधारित है। ठीक है, अब देखो, इन्होंने बोला रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी कौन से लोग थे? रूढ़िवादी लोग वो थे जो जैसा राजा कह रहा है वैसे ठीक है, जो पुरानी सत्ता चली आ रही है ठीक है, राजा जैसे काम कर रहा है ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, वो थे रूढ़िवादी लोग। तो जाहिर सी बात है ये वही लोग होंगे जो राजा के संबंधी होंगे, या राजा के शासन व्यवस्था में इनकी जॉब वॉब करते होंगे। ठीक है, या इनके घर परिवार वाले राजा से मिले हुए होंगे। तो इस तरह के लोग कौन से थे? रूढ़िवादी लोग। ठीक है, क्योंकि वो बदलाव नहीं चाहते थे। दूसरे कौन से थे? उदारवादी या लिबरल्स जो थे वो, उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी विचारधारा थी कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, हमें धर्म के पीछे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन ये लोग समानता स्वतंत्रता चाहते थे, उदारवादी लोग। ठीक है, क्या नहीं चाहते थे? ये नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र आए। ये सोचते थे राजतंत्र ठीक चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है राजतंत्र से, लेकिन ये इस तरह के दंगे ना हो धर्म के नाम पर। ठीक है, ये चाहते थे कि सभी का सम्मान हो, सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, और जो थर्ड वाले थे वो थे परिवर्तनवादी या रेडिकल्स। ये चाहते थे कि भाई ये राजा वाली जो शासन प्रणाली चल रही है ये पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, पुरुषों को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब जैसा लोकतंत्र आज चल रहा है ना भारत में, ये ऐसे लोकतंत्र की कल्पना कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रेडिकल वाले। ठीक है, या इनको हम बोलेंगे अमूल परिवर्तनवादी, यानी कि तुरंत परिवर्तन होना चाहिए। अब हमें बहुत दिन हो गए राजा के पीछे पीछे डोलते डोलते, राजा की बात मानते मानते, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्विक परिवर्तन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें राजनीति की इस धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें समान थी, यह हम ध्यान से देखेंगे। और इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो उदारवादी विचारधारा मैंने अभी बताई कि ये सभी धर्मों का सम्मान कर रहे थे, कह रहे थे मिलजुल कर रहो, समानता का अधिकार हो, और वोट डालने का अधिकार केवल अमीर लोगों को होना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये जो तीसरे वाले थे, ठीक है, परिवर्तनवादी जो थे, जो रेडिकल थे, वो चाहते थे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर लोग हैं वही वोट डाल सके, यानी कि 3 दिन की तनख्वाह के बराबर वाले लोग वोट डाल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़े लिखे वोट डाल सके, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि महिलाएं वोट ना डाल सके, है ना। तो ये जो थर्ड वाले थे ये सबके लिए चाहते थे कि भाई सब वोट डालें। तो ये जो विचारधाराएं थी ये धीरे 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 चेंज होती रही। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र है तो जैसी हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चल रही है सारी जगह वैसी है। यानी कि हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र है तो सबको वोट डालने का अधिकार है उस देश में। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र है तो वहाँ संविधान पूरी तरह से लागू है। अब बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है लेकिन संविधान को नहीं मान रहे हैं वो लोग, है ना। जनता अपनी चला रही है, राजा अपनी चला रहा है, वहाँ की संसद कुछ और काम कर रही है। अब जैसे हम बराबर वाले देश में ही देख सकते हैं, पाकिस्तान में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। कहने को वो लोकतंत्र है लेकिन वहाँ शासन किसका चलता है? वहाँ शासन सेना का चलता है। जैसे म्यांमार है, कहने को वो लोकतंत्र देश है लेकिन वहाँ शासन अब किसका चल रहा है? अब 2021 के बाद से किसका चल रहा है वहाँ शासन? तो वहाँ शासन चल रहा है उसका, सेना का। ठीक है, और ऐसे ही आपके अफगानिस्तान में भी चल रहा है, तालिबान सरकार चला रही है वहां पर सरकार। तो इस तरह से जो विचारधाराएं हैं वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है, जैसे इन लोगों की भी हुई। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। ठीक है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? इस चैप्टर में। इसके बाद हम ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। यानी कि
जो रेडिकलवादी चाहते थे, ठीक है, उस तरह के समाज का निर्माण होगा, उस तरह के समाज के निर्माण का प्रयास किया गया। अब देखो उसी की जो भारत में जो चीजें अब लागू हैं कि महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं, गरीब भी वोट डाल सकते हैं, सब लोग वोट डाल सकते हैं, सबको अधिकार मिले हुए हैं, कोई भी कोई सी भी जॉब कर सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से सीखा, हमने ये इन्हीं क्रांतियों से सीखा, ठीक है। और वैसे भी हमारे देश भारत में पहले से ही माँ की पूजा होती थी, ठीक है, मतलब जो घर में महिलाएं होती हैं उनकी पूजा की जाती थी, जैसे माता की पूजा की जाती थी पहले से ही, कि मम्मी ने जो कह दिया वो लास्ट है ना। लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि अपनी मम्मी की बात मानते हैं। और आपने देखा होगा आपके भी घर में जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स चलते हैं वो आपकी दादी के चलते होंगे। तो इस तरह से रहा पहले से भी, महिलाओं की तरफ हमेशा सम्मान की दृष्टि रही है भारत में। आज की नहीं है ये, हमेशा की परंपरा है। और कुछ चीजें हमने इनसे सीखी, ठीक है। ये जो रूस की और फ्रांस की क्रांति हुई, रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी 20वीं सदी का स्वरूप तैयार करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया, ठीक है। यानी कि समाजवाद जो चीजें हैं, समाजवाद जो शब्द है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं रूस की क्रांति के फलस्वरूप, है ना। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि उदारवादी क्या थे, ठीक है। देखिए, समाज परिवर्तन के समर्थन में एक समूह उदारवादियों का था, ठीक है। तीन बताए थे ना, रूढ़िवादी कौन थे, जो राजा का समर्थन कर रहे थे, राजा को सही ठहरा रहे थे। उदारवादी कौन से थे, कि ये थोड़ा थोड़ा परिवर्तन चाहते थे, यानी कि धर्मों का सम्मान करना, मिलजुल कर रहना, भाईचारे से रहना, ये सब। और रेडिकलवादी कौन से थे, ये पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे कि भाई ये जो समाज पुराना है ये हमें नहीं चाहिए, हमें कैसा समाज चाहिए जो पूरी तरह से भाईचारा में विश्वास रखता हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, और सभी को पढ़ने का अधिकार हो, लिखने का अधिकार हो, जॉब का अधिकार हो, वोट डालने का अधिकार हो, ठीक है। अब देखते हैं कि उदारवाद के बारे में इन्होंने क्या बोला है। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान मिले, ठीक है। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी भी एक धर्म का ही ज्यादा महत्व था, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में जो धर्म चलता था, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ठीक है। किसका समर्थन करती थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड का। ऑस्ट्रिया और स्पेन में कौन से था, कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। देखो जो क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन जो धर्म है वो भी दो शाखाओं में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो कैथोलिक होते हैं और एक एक में चर्च का चलता है, ठीक है। और जो मुस्लिम होते हैं उनमें भी दो होते हैं। उनमें दो कौन कौन से होते हैं, एक तो सिया होते हैं, एक सुन्नी। सिया वो होते हैं जो पैगाम्बर साहब के मोहम्मद पैगाम्बर साहब के वंशज है, ठीक है, मतलब उनकी ही परिवार के लोग हैं। सुन्नी वो हैं जो मोहम्मद पैगम्बर के कोई ब्लड रिलेशन में नहीं है, बल्कि सुनकर बाद में जो बने हैं मुस्लिम वो है। अब भारत की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, 99% लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है ना। तो हमारे भारत में कौन से मुसलमान ज्यादा मिलेंगे आपको, हमारे भारत में मिलेंगे सुन्नी, ठीक है। सिया यहाँ पर ना के बराबर मिले, ठीक है। एक आध परसेंट कोई सिया हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, तो ज्यादातर यहाँ सुन्नी है। तो उसी तरह से यहाँ क्या था, एक देश में एक ही तरह के धर्म की व्यवस्था थी, ठीक है, एक ही धर्म को मानने वाले थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। यानी कि उदारवादी किसका विरोध कर रहे थे, जो राजाओं की सत्ता चली आ रही थी वंश आधारित, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे राजा का बेटे में इतनी अकल ही नहीं है कि वो पूरा देश संभाल सके। जैसे राजा का बेटा बिल्कुल अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं पता है, वो अपने ऐश्वर्य में जीना चाहता है, बस खाओ पियो इधर उधर घूमो टहलो, इस तरह का है। तो इस तरह के लोग, किसी भी लड़के को अगर पूरे की पूरे देश की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो वो कैसे चलाएगा, वो चला ही नहीं पाएगा। तो ये इस चीज के विरोधी थे कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, देश के लिए जो योग्य आदमी हो वो राजा बनना चाहिए, ठीक है। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकार की रक्षा के पक्षधर थे। वो क्या चाहते थे कि भाई सभी के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, किसको, सरकार को, यानी कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि जैसे फ्रांस में क्या हुआ कि भाई महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला, बाद में मिला, ठीक है। उन 20वीं शताब्दी में मिला, है ना, 1946 में मिला, जो कि एक गलत बात थी। भाई जब सबके लिए संविधान बनाया गया तो महिलाओं को क्यों छोड़ दिया गया। तो ये जो थे उदारवादी लोग, ये क्या कर रहे थे, ये सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे थे, ठीक है।
यह सामूहिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासक और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जो राजा कह रहा है या सरकार का कोई समूह कह रहा है तो उसके रूल चल रहे हैं, ठीक है, सरकारी बदलती रहेंगी तो उनके रूल भी बदलते रहेंगे, ऐसा नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि जो शासन व्यवस्था है उसको कौन बनाए, उसको अफसर बनाए और न्यायपालिका बनाए, ठीक है, न्यायालय उसकी देखरेख करे और उसकी रक्षा करे, ठीक है। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, ठीक है। मतलब ये समूह जो था ये लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा था कि हर बार चुनाव हो, है ना। इस सबको देख के तो यही लग रहा है कि चुनाव नहीं चाहते थे हर समय, बस ये चाहते थे कि जो आदमी योग्य हो वो राजा बने। ये लोग सार्वभौमिक व्यस्त मत अधिकार यानी सभी को वोट डालने के अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। ये फिर ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो अमीर लोग हैं वही वोट डाल सके, है ना। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारी यानी कि जिसके पास संपत्ति है को ही मिलना चाहिए। अगर हम बात करें, अगर हम इनको नंबर पे रखें तो पहले नंबर पे आएंगे आपके रूढ़िवादी लोग, ठीक है, यानी कि उनको कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अगर हम दूसरे नंबर पर रखें तो दूसरे नंबर पर आएंगे उदारवादी लोग, ठीक है, कि ये लोकतंत्र नहीं चाहते थे, ये सबको वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, कुछ कुछ चीजें में परिवर्तन चाहते थे, कुछ कुछ चीजों में, ठीक है। ये बस जो शोषण कर रहा था उस समय राजा, उससे जनता को बचाना चाहते थे, बस हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से राजा को ये बताना चाहते थे कि भाई तुम ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते हो जनता पर, है ना। तो थोड़ी थोड़ी छूट की बात इन्होंने उदारवादी लोगों ने कही है। और जो सबसे सही विचारधारा थी इन तीनों में वो थी रेडिकल्स की, ठीक है, जो अमूल परिवर्तन चाहते थे यानी कि तुरंत परिवर्तन चाहते थे, उनकी थी। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे, एक मिनट कर दिया पूरा। हाँ, इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित थी, ठीक है। यानी कि जो रेडिकल्स बात थे वो कैसे थे, रेडिकल्स वाले जो थे वो कैसे थे कि जो देश में शासन करेगा उसके लिए उसको बहुमत मिलना चाहिए। बहुमत मतलब देश के ज्यादातर लोग उसको चाहते हो। अब ये कैसे होगा, मुमकिन कैसे होगा, तो ये ऐसे मुमकिन होगा कि उस वहां पर चुनाव कराया जाए, ठीक है, मतलब जनता से पूछा जाए कि तुम्हें कौन से आदमी से शासन करवाना है, ठीक है, आपको किसको अपना नेता चुनना है, किसको अपना प्रधानमंत्री चुनना है या किसको अपना राजा चुनना है। ये तो तभी संभव है, तभी तो आपको पता चलेगा कि बहुमत मिला या नहीं मिला। तो बहुमत मिला ये आप कैसे पता लगाएंगे, वोट के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि ये लोग जो थे ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग थे, ये चाहते थे कि पूरी तरह से लोकतंत्र होना चाहिए। इसमें से बहुत सारे लोग महिला मत अधिकार के भी समर्थन में थे, यानी कि ये चाहते थे, जो रेडिकल वाले हैं वो क्या चाहते थे कि भाई महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह की विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। अब ये जो तीसरे वाले थे ये एक ही आदमी के हाथ में जो संपत्ति होती है ना, ये उसके विरोधी थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति केंद्रित से केंद्र का विरोध जरूर करते थे। मतलब इनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी कि हर आदमी के पास एक निजी घर है, ठीक है, उसके पास थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, इसके विरोधी नहीं थे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी जो प्रॉपर्टी है वो सबके पास होनी चाहिए, सबके पास घर होना चाहिए, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, क्योंकि पहले इतना ज्यादा व्यापार वगैरह नहीं चलता था, ठीक है, दुकानें ये मार्केट वगैरह नहीं थी। पहले क्या था, जो मेन कमाई का जरिया था वो थी कृषि। तो ये चाहते थे कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के से इनको दिक्कत नहीं थी, इनको दिक्कत मेन क्या थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के पास 90%, शहर के किसी आदमी के पास 90% जमीन है एक व्यक्ति के पास और बाकी 10% में पूरी जनता काम कर रही है, ठीक है। ये क्या चाह रहे थे कि बराबरी वाला होना चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। मतलब निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी नहीं थे, पर ये चाहते थे कि एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी वो उतना ही ज्यादा गरीबों का शोषण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रूढ़िवादी तबका रेडिकल्स और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, ठीक है। रूढ़िवादी क्या कह रहा था कि भाई तुम भी गलत बोल रहे हो, ठीक है, तुम भी गलत बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों को समानता का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए, तुम भी गलत बोल रहे हो और तुम तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो। ये क्या कह रहे थे रेडिकल्स वाले कि ये सरकार हटाओ, जो राजा का पुराना राजतंत्र चल रहा है उसे हटाओ और लोकतंत्र को लेके आओ। तो इन्होंने बोला कि भाई तुम दोनों ही गलत बोल रहे हो।
मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे, और बाद में इनको रूढ़िवादी लोगों को लगा कि नहीं यार, ये जो जनता कह रही है वो सही कह रही है, अब बदलाव की जरूरत है। ठीक है, अब देश के विकास के लिए बदलाव की जरूरत है। पुराने समय में यानी यानी 18वीं शताब्दी, ठीक है, यानी कि 17 प्लस की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है? 17 प्लस की बात हो रही है, जिस समय फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, है ना, उस समय की बात चल रही है यहाँ पर। मैं रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, है ना, उस समय तो ये विरोध कर रहे थे रूढ़िवादी लोग। लेकिन 19वीं सदी आते आते, यानी कि 18 प्लस में आते आते, यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हो गई, ठीक है, जब फ्रांस में लोकतंत्र आने लगा, ठीक है, लोकतंत्र का समर्थन होने लगा, तब इनको भी लगा, ठीक है, तब इनको लगा रूढ़िवादी लोगों को कि भाई जो फ्रांस में चल रहा है वो ठीक है, और हमें भी ऐसे ही अपने देश को लोकतंत्र देश बनाना है। ठीक है, अब अगर आप सोचें कि भाई उनका विकास ज्यादा हुआ है, हमारा कम हुआ है, तो देखो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या दिक्कत थी कि इनके यहाँ लड़ाई किस बात पर हो रही है? शिक्षा पर, कि भाई सबको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ जो मेन लड़ाई थी, हमारे यहाँ शिक्षा के ऊपर लड़ाई नहीं थी, हमारे यहाँ थी कि जो बाहर के लोग हैं इन्हें भगाओ, क्योंकि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इन्होंने, जब इनकी आजादी हुई, देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, लगभग लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही सब लोग सेटल हुए हैं। ठीक है, यानी कि 1940 के आसपास ही हम कह सकते हैं कि 1940 के आसपास ज्यादातर लोग लोकतांत्रिक देश बने हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के लास्ट में ही बने हैं सब लोग, लास्ट तक ही बन पाए हैं सब लोग लोकतंत्र। यानी कि जो उस समय समय चल रहा था, अगर आप देखेंगे कि कौन सा देश कब लोकतंत्र बना है, तो 1950 के आसपास ही ज्यादातर देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है, अपने देश में भी हुआ था ना, 1950 में ही लोकतंत्र स्थापित हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ही। तो और सारे देशों में भी लगभग लगभग इसी समय, यानी कि कहीं 1940, कहीं 1941, इसी टाइम पीरियड में हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1940 के लगभग ही समाप्त हुआ था। ठीक है, मान सकते हैं 1939 या 40 के लगभग वो समाप्त हुआ था। ठीक है, पूरी तरह से। तो उस समय क्या चल रहा था? अलग अलग देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, है ना। तो 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध कर रहे थे, लेकिन 19वीं सदी के आते आते वे मानते थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया कैसी हो? धीमी हो। ठीक है, यानी कि अब जो रूढ़िवादी लोग थे उनको भी लगने लगा कि थोड़ा थोड़ा चेंज आना चाहिए, लेकिन पूरा चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो शासन व्यवस्था चल रही है, जो कल्चर चल रहा है, वो थोड़ा थोड़ा चलते रहना चाहिए पुराने जैसा। ठीक है, जैसे पुराने जैसा कैसे चलते रहना चाहिए? जैसे पुराने में क्या था कि वोट डालने का अधिकार केवल अमीर लोगों को था, है ना। तो ये इस तरह की चीजें चाहते थे कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का, लिखने का, किसी नौकरी करने का, ये सब। ठीक है, जैसे गरीब लोगों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे, तो ये ऐसा चाहते थे रूढ़िवादी लोग कि कुछ कुछ अधिकार इनको नहीं होने चाहिए, जो पहले भी नहीं थे अब भी नहीं होने चाहिए, और थोड़े थोड़े परिवर्तन में मतलब आ रहे थे। बिल्कुल वैसी ही कंडीशन थी जैसे आपके घर में होती है क्या, कि आपको कहीं खेलना है, खाना है, कुछ करना है, अगर आप अम्मा बाबा से पूछोगे वो पूरी तरह से मना कर देंगे, नहीं नहीं करना है, मैगी नहीं खानी है, ठीक है, चॉकलेट्स नहीं खानी है, गंदी चीज है, अच्छी चीज खाओ, फ्रूट खाओ, ये खाओ वो खाओ। ठीक है, अगर आप मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो देखेंगे कि भाई समाज चेंज हो रहा है तो दे दिया जाए। ठीक है, फिर धीरे धीरे अम्मा बाबा भी मानने लगेंगे कि हाँ भाई बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी खा लिया करो। तो बिल्कुल वैसी ही विचारधारा है कि पहले शुरू शुरू आती जब चीजें होती हैं, तो ज्यादातर चीजों को जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होते हैं वो मना करते हैं। जैसे लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं, लड़कों को बहुत ज्यादा बाहर खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, इस चीज के लिए मना करते हैं। धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल होते चले जाते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई समाज ऐसा ही है, तुम भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। ठीक है, उतना नहीं कि बिल्कुल ही आप शॉर्ट्स में घूमे, पर कभी कभी आप पहन सकते हो। ठीक है, किसी ओकेशन पे पहन लिया या घर में पहन लिया, ठीक है, बाहर मत पहन के घूमो, इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन धीरे धीरे रूढ़िवादी लोगों में भी आता जा रहा था। ठीक है, ये मान सकते हैं हम। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यान्वयन की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को भी स्पष्ट कर दिया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि ये सारी जो चीजें स्टार्ट हुई, ये हुई फ्रांसीसी क्रांति के बाद। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों को समझ में आया कि आंदोलन करें, अगर अपनी आवाज उठाएं
तो राजा को झुकना पड़ेगा, है ना। राजा को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर हम सारे लोग एक हो जाए और हम सब लोग एक सुर में बोलेंगे, पूरी जनता का साथ हो जाएगी, तो राजा को वो सारी मांगे माननी पड़ेंगी जो हमें चाहिए। अब देखो, इस सब के बीच ये तो सारी बहस चल रही थी कि रूढ़िवादी लोग कुछ चाह रहे थे और रेडिकल्स वाले कुछ अलग चाह रहे थे, है ना। और जो उदारवादी लोग थे वो अलग कुछ चीजें चाह रहे थे। वो तो एक बात चल रही थी अलग। अब इस समय क्या हो रहा था कि जो जनसंख्या है वो बढ़ रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तो एक नई चीज स्टार्ट हुई, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि व्यापार स्टार्ट हो गया। ठीक है, व्यापार स्टार्ट हो गया, फैक्ट्री लगाई जा रही थी, उनके लिए मजदूरों की जरूरत थी और मजदूरों की कमी नहीं थी, गरीब लोग बहुत ज्यादा थे। ठीक है, क्योंकि युद्ध वगैरह चलते ही रहते थे देशों में। ठीक है, कभी जनता राजा से युद्ध लड़ रही है, ठीक है, कभी गृह युद्ध चल रहे हैं। गृह युद्ध का मतलब है कि जनता जो है बगावत कर रही है राजा के खिलाफ। कभी बाहर युद्ध करे जा रहे हैं, यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, वो सब चल रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि भुखमरी जैसी कंडीशन हो गई थी, है ना। तो उसके उससे उभरने के लिए क्या स्टार्ट हो गया, औद्योगिक समाज स्टार्ट हो गया। ठीक है, व्यापार जो था वो जोरों पर आने लगा, है ना। फैक्ट्री लगाई जाने लगी, उनमें वर्कर्स की जरूरत होने लगी और सामान तैयार करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है, प्रोसेस करके उसको मार्केट में बेचे जाने लगा। अब इस सब के लिए क्या चीजें उस समय चल रही थी वो हम इस पूरे पैरा में देखेंगे। ठीक है, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई, जो उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, उनकी वजह से समाज में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, किसकी वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से, यानी कि उद्योगों की वजह से क्या क्या परिवर्तन आए, वो हम इस पूरे टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, ये सामाजिक रुझान एक नए युग का उदक थे। यह दौर गहन सामाजिक, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग, सॉरी, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का उदक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। ठीक है, ना केवल आर्थिक बदलाव हो रहे थे बल्कि सामाजिक बदलाव भी हो रहे थे। देखो, हर चीज का कुछ भी चीज अगर परिवर्तित होती है तो सामाजिक तौर से भी होगी और आर्थिक तौर से भी होगी। देखो, जब पैसा आएगा तो आपका स्टैंडर्ड चेंज होगा। ठीक है, जो पुराने कप प्लेट है उनको हटा दिया जाएगा, नए कप प्लेट आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगोगे। और आपकी आर्थिक स्थिति अगर वीक होती चली जाएगी तो आप जो पहले अच्छे कपड़े पहनते थे वो फिर फटे हुए कपड़े या पुराने कपड़ों से ही काम चलाने लगोगे, तो स्टैंडर्ड कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो समाज और सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर आर्थिक बदलाव होंगे तो सामाजिक भी होंगे, सामाजिक होंगे तो आर्थिक भी होंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे। ठीक है, नए नए उद्योग क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफी विस्तार हो रहा था और उद्योग क्रांति संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। क्यों हुई थी कि इंग्लैंड क्या कर रहा था, जैसे हमारे देश में औपनिवेश था इंग्लैंड का, ठीक है, हमारे देश में शासन चल रहा था। तो इंग्लैंड क्या कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जिन देशों में उसका शासन चल रहा था उन देशों से कच्चा माल वो ले जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ से गेहूं ले गया, वहां पर ब्रेड बनाई और ब्रेड बिक दी यूरोप में। ठीक है, या फिर उसकी मैदा बनाई, मैदा बिक दी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहे थे, वो सूत ले जा रहे थे, है ना, कपास ले जा रहे थे और वहां पर वो कपड़ा तैयार करके पूरे मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, ना केवल यूरोप में बेच रहे हैं बल्कि भारत में भी बेचने आ रहे हैं, है ना। चाय की पत्तियां यहाँ से ले गए भर के, वहां पे उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री लगाई अपने यहाँ और चाय की पत्ती पैक करके, है ना, एक प्रोसेस द्वारा ही चाय की पत्ती बनती है। मतलब पत्ती को पहले पत्ती तोड़ी जाती है पहले पौधे से, और जो आप चाय में चाय की पत्ती डालते हैं वो तो ऐसी नहीं होती है ना पत्ते जैसी, तो गोल गोल कुछ ऐसी होती है, छोटी छोटी सी। तो उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको पैकेट में पैक करा जाता है, फिर वो आपके घरों तक आती है। तो ये जो पैकेट में पैक चीजें आ रही थी, ठीक है, यानी किसान से और फैक्ट्री तक जो चीजें चल रही थी वो कहाँ चल रही थी, यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप, ना केवल इंग्लैंड ऐसा कर रहा था, फ्रांस भी ऐसा कर रहा था, बाकी देश भी ऐसे कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय अगर हम 19वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें, 17वीं शताब्दी की बात करें, इन 300 सालों में लगभग लगभग पूरे ही देश पर कंट्रोल कर रखा था किसने, यूरोप ने। ठीक है, यूरोप के जो देश थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस था, इटली था, बहुत सारे देश थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। तो ये जितने भी देश थे ये क्या कर रहे थे, अलग अलग अफ्रीका के देशों में, भारत में और आपके इंडोनेशिया वगैरह, ये सारी द्वीपों पर इन सब लोगों ने कब्जा कर रखा था। और यहाँ से कच्चे माल को अपने देश में ले जाते थे और वहाँ फैक्ट्रियों में उनसे सामान तैयार करवाते थे और फिर ये दूसरे देशों में बेचते थे। तो इस समय मुनाफा किसको हो रहा था, केवल फैक्ट्री मालिकों को, बड़े रईस लोगों को।
और मजदूरों की हालत तो दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि जब बेरोजगारी ज्यादा होती है ना, तो लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको 10 महीने से कोई काम नहीं मिला है, ठीक है, मान लो आप पढ़े लिखे हैं और आप 20 हजार की जॉब चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको 20 हजार की जॉब मिले आज, ठीक है, और अगले 8 महीने तक आपको कोई जॉब नहीं मिली, और बाद में आपको एक आदमी बोलता है 8 महीने के बाद कि हम तुम्हें 10 हजार पर रखने के लिए तैयार है, क्या आप जॉब करोगे? तो आप एक सेकंड भी नहीं सोचोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है, 10 हजार ही ठीक है, हमें तो इतने दिन से जॉब ही नहीं मिली, हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, हम खाने के लिए अनाज नहीं है, तो आप 10 हजार पे भी राजी हो जाओगे। तो बेरोजगारी में फायदा किसको रहता है? जो फैक्ट्री मालिक होते हैं, जो ज्यादा रईस लोग होते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि उन्हें सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। अब देखो किस तरह की चीजें वहां पर चल रही थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया था, ठीक है, यानी कि विद फैमिली वो लोग काम कर रहे थे कारखानों में, बच्चे तक, ठीक है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी गरीब बच्चों को, वो पूरे दिन फैक्ट्री में काम करते थे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी थी, है ना, और मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी। देखो इस तरह से इसमें चित्र में ये दिखाया गया है कि कितनी छोटी सी जगह है और इसमें इतने सारे मजदूर रह रहे हैं, ठीक है, ये स्त्री भी रह रहे हैं यहाँ पर, पुरुष भी रह रहे हैं और बच्चे भी रह रहे हैं, और बहुत छोटी सी जगह में, है ना, तो उनकी जो हालत थी वो ज्यादा खराब थी। शहर तेजी से बसते और फलते जा रहे थे, यानी कि जो लोग अमीर होते जा रहे थे वो दिन ब दिन अमीर ही होते जा रहे थे, है ना, और शहरों का विकास हो रहा था। उदारवादी और रेडिकल्स दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। कौन कौन से? उदारवादी लोग, ठीक है, जो परिवर्तन चाहते थे, थोड़ा परिवर्तन चाहते थे, और जो पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे, ठीक है, सबके लिए समान स्वतंत्रता, ये सारी चाहते थे। रेडिकल वाले ये दोनों सोच रहे थे कि इन गरीब लोगों के लिए सोच रहे थे कि भाई इनके साथ बहुत गलत चीज हो रही है, सबसे ज्यादा मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरों को इतनी मजदूरी मिल नहीं पाती है, फायदा कौन उठा रहे हैं? व्यापारी उठा रहे हैं, ठीक है। इस चित्र के बारे में दिया गया है 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दिशा उस समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि उस समय का ये चित्र है 19वीं शताब्दी का गरीब लोगों का। नेक्स्ट है इसमें लगभग सभी उद्यम व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत यानी कि ज्यादातर जो कंपनी या फैक्ट्री हम मान सकते हैं वो कैसी थी? प्राइवेट थी, यानी कि एक आदमी की पूरी फैक्ट्री, एक आदमी के अंडर में 1000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम के जो घंटे होते थे वो 10-10 घंटे होते थे, ठीक है। रहने की क्या जगह थी? रहने की जगह एक एक कमरा नहीं मिला हुआ था मजदूरों को, उनको क्या मिला हुआ था? एक बेड, ठीक है, एक बेड पर वो सो सकते हैं, एक दो लोग सो पाते थे एक बेड पे, फिर इसके बराबर में एक बेड, यानी कि एक ही हॉल में लगभग हजार हजार लोगों को रखा जाता था, हजार हजार मजदूरों को रखा जाता था। और 10th क्लास में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर इतनी बुरी हालत थी उनकी कि ना केवल उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही थी बल्कि मेंटली हेल्थ भी खराब हो रही थी, क्योंकि एक अच्छा वातावरण चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, ठीक है, खुली हवा होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए, कभी कभी आपको धूप के भी दर्शन होने चाहिए, खुली हवा के भी दर्शन होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जबकि इन श्रमिकों को कुछ नहीं था, क्योंकि मालिक अपनी फैक्ट्री में इनको रखता था, तो क्या करते थे वो? सुबह से शाम तक इनसे काम लेते थे और उनको थोड़ा बहुत कुछ पैसे देते थे, ठीक है। तो जो काम करने के घंटे थे वो 12-12, 14-14 घंटे काम करते थे वो जो लोग थे, मजदूर लोग, ठीक है, और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बेचारे काम के लिए मना भी नहीं करते थे कि भाई हम नहीं कर पाएंगे इतना काम, ऐसा भी नहीं करते थे, हड़ताल वगैरह भी नहीं करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। कौन चाहते थे? जो निजी स्वामित्व वाले लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि उन्हें लगता था, किनको लगता था? रेडिकल को और उदारवादी लोगों को। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था को भरपूर लाभ लिया जा सकता है। वो चाहते थे कि मजदूरों को स्वच्छ रहने की जगह होनी चाहिए, ठीक है, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए रहने के लिए, और पढ़ाना लिखाना चाहिए नागरिकों को, ठीक है। पढ़े लिखे नागरिक होंगे तो वो ज्यादा काम कर सकेंगे और अच्छा काम कर सकेंगे, ठीक है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनपढ़ व्यक्ति में काफी अंतर होता है, ठीक है। एक आप देखेंगे एक बच्चा जो कभी उसने स्कूल नहीं देखा है, ठीक है, कभी स्कूल नहीं गया है, और एक बच्चा जो कंटिन्यूस स्कूल जा रहा है, दोनों की सोच में आप फर्क देख सकते हैं। क्योंकि स्कूल में हम केवल किताब में नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में जब हम जा रहे हैं तो हम समाज देख रहे हैं, समाज क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, आगे चीजें किस तरह से हैं, आगे हमें क्या करना है, कैसे बनना है, कैसे पैसे कमाने हैं, सारी चीजें हम सीख रहे हैं, हम व्यवहार सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं लोगों में कैसे उठना बैठना है,
हम सीख रहे हैं कि कैसे खाना खाना है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। स्कूल में केवल हम पढ़ने नहीं जाते हैं, स्कूल में हम सारी चीजें सीखते हैं ओवरऑल, ठीक है। और पढ़ने की अगर मैं बात करूँ तो एक बच्चा घर पे रह के पढ़ रहा है और एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, दोनों में अंतर होता है। स्कूल बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी देश को ग्रो करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। उसकी जनरेशन अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो देश कहीं ना कहीं पीछे होता चला जाएगा। इसलिए ज्यादातर देशों में आजकल होड़ मची हुई है कि अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। और भारत ने भी क्या कर रखा है, सर्व शिक्षा अभियान चला रखा है, यानी कि गरीब से गरीब बच्चे का भी एडमिशन स्कूल में होना चाहिए, वो भी स्कूल जाना चाहिए, ताकि उसका ना केवल शारीरिक विकास अच्छा हो बल्कि मानसिक विकास भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है कि मजदूरों को स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनको अच्छा वातावरण दिया जाना चाहिए। और ये कब संभव है, जब जो निजी स्वामित्व वाले लोग हैं, जो निजी संपत्ति वाले लोग हैं, जो रईस लोग हैं, वो अपना स्वार्थ थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। इन लोगों को पैसे थोड़े ज्यादा दें, तभी इनकी जो कंडीशन है वो सुधर सकती है। तभी तो वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज पाएंगे, अपने लिए ठीक सा रहने की जगह देख देख पाएंगे ना। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी हो, उन्हें बिना रोके टोके काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल सही है कि किसी भी देश की तरक्की कौन करता है, उस देश में जो रहने वाले लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। अगर जो सुविधाएं आजकल दी जा रही हैं, ठीक है, हर स्टेट में दी जा रही है, कहीं बिजली फ्री, कहीं पानी फ्री, कहीं राशन फ्री, ये जो फ्री में चीजें दी जा रही हैं, कहीं बेरोजगारी भत्ता, और कोई कोई सरकार दे रही है कि महिलाओं को सम्मान योजना दी जा रही है कि भाई महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, कहीं 2,000 कहीं 4,000, अपने अपने हिसाब से सरकारें दे रही हैं। इस सबको ना देकर अगर लोगों को काम दिया जाए ना, तो जब उनको काम मिलेगा तो कुछ काम होगा, तो उससे देश की तरक्की होगी, ठीक है। ऐसे पैसे बांटने से तरक्की नहीं होगी, उनको हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी। सॉरी, मैं गलत शब्द का यूज किया है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उनको कैसे आदत पड़ जाएगी, बिना करे हमें राशन मिल रहा है फ्री में, बिना करे ही हमें बिजली मिल रही है फ्री में। इससे अच्छा है कि आप कोई फैक्ट्री खोलो, ठीक है, उसमें क्या करो, आप जो जिन महिलाओं के पास पैसे नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको 5,000 रुपये नौकरी पर रखो, ठीक है, उनसे 3 से 4 घंटे काम के लिए जाए और उनको नौकरी दो आप। उससे क्या होगा, ना केवल कुछ काम होगा, उससे देश का विकास होगा, उस महिला का विकास होगा, उस महिला का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होंगे, ठीक है। एक आत्मसम्मान बढ़ेगा कि भाई मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से अपने घर के पुरुषों पर डिपेंड हूँ, मैं भी हर काम कर सकती हूँ, है ना। जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ और मुझे कमाना आता है, तो एक आत्मविश्वास वाली चीज बढ़ेगी। तो यही चीज ये लोग कह रहे थे कि जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको बहुत सारे जो छूट है, और उनको गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, और उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है, जॉब वगैरह करने की, ये सारी चीजें की उनको छूट मिलनी चाहिए, ताकि ना केवल उनका विकास होगा बल्कि देश का विकास होगा, ठीक है। अगर कोई लड़का, एक लड़का जो डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, एक दूसरा लड़का है जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो उसने सोच रखा है कि मैं बड़े होकर क्या बेचूंगा, सब्जी बेचूंगा, ठीक है, उसने बचपन में ही सोच लिया कि हम सब्जी बेचेंगे बड़े होके। और एक दूसरा लड़का है, उसने सोच लिया कि भाई मैं तो डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। एक और लड़की है, उसने सोच लिया कि मैं रिसर्च करूंगी अपने देश के लिए, ठीक है, रिसर्च में जाऊंगी। अब देश का विकास किस बच्चे से ज्यादा होगा, जो रिसर्च कर रहा है, जो डॉक्टर बन रहा है, ना कि वो जो सब्जी बेच रहा है। सब्जी बेचने वाले से देश को क्या फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है। एक एरिया की सब्जी 2 लोग भी बेच सकते हैं, और जब बेरोजगारी ज्यादा होती है तो 10-15 लोग भी बेच रहे हैं उसी एरिया में सब्जी। तो उससे देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास होगा जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे देश के लिए, ठीक है। तो उदारवादी लोग और रेडिकलवादी लोग यही चाहते थे कि लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़े, ठीक है, उनको रोजगार मिले और उनको बहुत सारी चीजें मिले, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोल बंद हो गए, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों को, जो स्त्री पुरुष थे, उनको इनकी विचारधारा पसंद आई, उनको अच्छा लगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी का मतलब है 18+ में, ठीक है, यानी कि 1810 या 1820 के लगभग की बात है, 1820 के लगभग की बात है कि कुछ स्त्री पुरुषों को उनकी बात अच्छी लगी, उदारवादी और रेडिकल्सवाद की, और ये कुछ पार्टियां बनाकर समूह में रहने लगे, और जो इनके विचार थे उनको आत्मसात करने लगे, यानी कि उनको वो विचार अच्छे लग रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह का परिवर्तन हो।
क्योंकि गरीबों की हित की बात करी इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप में 1815 में, देखो फ्रांस की अगर क्रांति की हम बात करें तो 1815 में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति में 1815 में हुआ था कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था और वापस किसके हाथ में चला गया था शासन व्यवस्था, बुर्बन वंश के राजवंश के हाथ में चला गया था। लुई 18 गद्दी पर बैठ गया था, यानी कि दोबारा से वहां क्या आ गया था, राजतंत्र आ गया था, ठीक है। अब बात चल रही है यहाँ पर पूरे यूरोप की, हम पूरे यूरोप की बात करें तो यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो 1815 का समय था वो कहीं ना कहीं क्या था, बाकी के देशों में तख्ता पलट हो रहा था और दोबारा से राजतंत्र जो है वो अपनी जड़ें जमाने लगा था, ठीक है। यानी कि राजतंत्र यानी कि राजा का शासन दोबारा से स्टार्ट होने लगा था। के लिए कुछ राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी का मतलब होता है जिनमें राष्ट्र की भावना होती है, ठीक है, जिनमें जैसे उदारवादी थे, है ना, या रेडिकलवादी थे, इनमें इस तरह के लोग होते हैं समाजवादी लोग, सॉरी राष्ट्रवादी लोग। राष्ट्रवादी लोग क्या होते हैं, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, हमारे देश में लोकतंत्र कायम हो, ठीक है, हमारे देश के सभी लोग पढ़ें, है ना। इस तरह के लोग जो अपने देश से प्यार करते हैं, है ना, जो अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश में अच्छे परिवर्तन चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं राष्ट्रवादी लोग, है ना। और जितने भी जो भी जिस भी देश में क्रांति हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो राष्ट्रवाद की वजह से हुई है। जब अगर हम अपने देश की बात करें तो 1857 के बाद जितनी भी चीजें हुई उनसे लोग जागरूक हो गए और कहीं ना कहीं उनमें ये भावना जागृत हुई कि भाई हमें अपना देश आजाद कराना है, भारत किससे, अंग्रेजों से, अंग्रेजों को हमें भगाना है। तो ये क्या थी, ये एक राष्ट्रवादी भावना थी कि हम, हमारा देश क्या है, भारत, और हम भारत में रहेंगे और भारत के जो बाहर के लोग हैं हमें उनको भगाना है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद जो है वो नींव रखता है किसी भी क्रांति की या किसी भी लोकतंत्र की, ठीक है। कौन नींव रखता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फ्रांस, इटली, जर्मन और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजा के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे, ठीक है। देखो ये जो चीजें चल रही थी उस समय, उदारवाद, राष्ट्रवाद, ये सब कहाँ चल रहा था, देखो ये मैंने वर्ल्ड मैप निकाला, ये कहाँ कहाँ चल रहा था, ये चल रहा था आपके यूरोप में, ठीक है। जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना ये यूरोप, और इस यूरोप में थोड़ा सा आपका कौन आ रहा है, रूस भी आ रहा है, ठीक है। रूस का भी कुछ एरिया किस में आता है, आपके यूरोप में आता है, और कुछ एरिया, कुछ नहीं बहुत सारा एरिया किस में आता है, बहुत सारा एरिया आता है एशिया में, है ना। यानी कि 10 से 20% आता है इसका यूरोप में, रूस का, और ज्यादातर जो परसेंट है 90% या 80% जो एरिया है वो आता है हमारे एशिया में, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो इस मैप में ये दिखाया गया कि रूस को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया गया, उसकी वजह ये है कि रूस जो है 1991 में 15 देशों में बढ़ गया था। अभी हम जब रूस की क्रांति की बात करेंगे तो हम देखेंगे। और अभी हम जो बात कर रहे हैं फ्रांस की या ऑस्ट्रिया की, ये इस एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर परिवर्तन चल रहा था। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये जो आपको इसमें मैप में ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये जो बदलाव आ रहे थे, औद्योगिक क्रांति, ये सारी जो चीजें, ये कहाँ कहाँ आ रही थी, फ्रांस में, इंग्लैंड में, है ना, रूस में, ठीक है, इस एरिया में, रूस में, और हंगरी में, इन सारे देशों में आ रही थी जो यूरोप के देश थे, ठीक है। इन देशों की बात हो रही है तो आप ध्यान रखना, आपका जो दिमाग है जब यूरोप की बात हो तो यूरोप के देशों में होना चाहिए, ठीक है, आपके माइंड में ये मैप खुलना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसप्पे गिसप्पे मैजनी गिसप्पे मैजनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ, यानी कि जो उनको फॉलो कर रहे थे उन लोगों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची, और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, ठीक है। जो बुक्स या मैगजीन छपती थी तो न केवल दुनिया के सारे लोग बल्कि भारत के भी लोग इन चीजों को पढ़ते थे कि राष्ट्रवाद कितना जरूरी है और राष्ट्रवाद ही क्रांति हमें दिला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है यूरोप में समाजवाद का आना, ठीक है, ये लास्ट हेडिंग रहेगी इसकी, इस पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की। और मैंने आपको बताया था कि मैंने पूरी कहानी, पूरे चैप्टर की कहानी जो है वो एक पार्ट में कवर कराई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको आप जरूर देखना, उससे आपको ये फायदा होगा कि एक मोटी मोटा जो इमेज है आपके दिमाग में वो बन जाएगी कि चैप्टर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो को देखने से। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है उस लिंक में, उस प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद
जब आया तो क्या बदलाव आए। अब समाजवाद क्या चाहता है, ठीक है, समाजवाद की विचारधारा क्या है आपने देखा, रूढ़िवादी लोगों की विचारधारा आपने समझी, मैंने आपको बताया उदारवादी लोगों की, रेडिकल वालों की विचारधारा बताई, ठीक है। समाजवाद की धारा भी रेडिकलवादी और उदारवादियों से मिलती जुलती थी, ठीक है, रेडिकलवादियों से ज्यादा मिलती जुलती थी, क्योंकि समाजवादी क्या चाहते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरी तरह से विरोध करते हैं समाजवादी, ठीक है। वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और ना उनके पास कोई जमीन है, कुछ भी है, ठीक है। समाजवादी लोग क्या चाहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है देश की, उस पर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबको रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सबके पास जॉब होनी चाहिए, और सब लोग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, समाज समाज कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, सबकी आमदनी बराबर होनी चाहिए, सब मतलब बिल्कुल बराबर चाहते हैं ये जो समाजवादी लोग हैं। और देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मैं इस विचारधारा को मैं आप बताती हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि सारे लोग इस दुनिया में एक जैसे हों, क्योंकि एक बच्चा है जो सुबह 6 बजे उठकर पढ़ रहा है, ठीक है, सुबह 6 बजे उठ के उसने पढ़ना शुरू किया, या हम काम की दृष्टि से देखते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठा और नहा धो के थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके 8 बजे अपने काम पर निकल गया, उसने पूरे दिन काम किया, और शाम को फिर 6-7 बजे वो घर आ रहा है, और फिर घर का भी एक आध सब्जी वब्जी लेके आया है, और एक आध कोई काम किया, दूध लाना सब्जी लाना ये सब करा है, और उसके बाद फिर वो सो रहा है 9 बजे, ठीक है, फिर उसका सुबह 6 बजे से वही रूटीन लागू है ना। और एक दूसरा बच्चा है वो आराम से 9 बजे उठ रहा है, फिर उठ के उसको नाश्ता चाहिए खाट पर, बेड पर, और उसके बाद वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा है, एक आध कोई काम किया, फिर वो टीवी देख रहा है, और मजे से फिर वो थक चुका है तो फिर शाम को टीवी देख देख के फिर शाम को फिर इधर उधर मोहल्ले में हंसी टिटोले बात करना, इधर उधर घूमना, ठीक है, पार्क में घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, और फिर वो आके थक हार के घर में बैठ जाता है, खाना खाता है, और फिर वो 2-3 घंटे फोन चला रहा है, रात को 12 बजे सो रहा है, फिर सुबह को 9 बजे उठ रहा है वो। तो इन दोनों बच्चों में डिफरेंस है, एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और दूसरा बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है। अब आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि दोनों बच्चों के पास इक्वल प्रॉपर्टी हो, आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि दोनों बच्चों के पास बराबर पैसे हो, है ना। अगर सबके लिए बराबर कर दिया जाए तो कुछ लोग तो मेहनत करना छोड़ ही देंगे, है ना। और जब जो मेहनत कर रहा है उस लड़के को पता चलेगा कि इसके पास भी इतना घर मकान ये सब है, मेरे पास भी इतना ही है, ये भी उतना ही स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, उतना ही खाना खा रहा है, मैं भी उतना ही खाना खा रहा हूँ, तो फिर मेरा ज्यादा काम करने का क्या फायदा है, मैं भी आराम से 9 बजे उठूंगा, है ना। तो पहले वाला तो बेकार है ही, वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहा, दूसरा वाला और उस आदमी को देख के काम करना छोड़ देगा। तो समाजवाद जो विचारधारा है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा समाजवादी है, ये विचारधारा कभी भी पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, और ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है कि समाज पूरी तरह से एक जैसा हो जाए, क्योंकि भाई जो मेहनत करेगा उसके पास पैसे आएंगे, वो थोड़े दिन में संपन्न दिखने लगेगा, ठीक है। आप ही मैं अगर हम आपकी ही बात करूं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसमें अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप चैप्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी आपको टाइम लगेगा, तो एक चैप्टर कम से कम आपका एक दिन में या 2 दिन में तैयार होता होगा, है ना। एक ज्यादा पढ़ने का शौक है आपको तो एक दिन में हो जाता होगा, नहीं तो 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता होगा आपका। और एक दूसरा बच्चा है वो फोन ले रहा है अपनी मम्मी से और रील स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, तो आप दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हो, आप दोनों में कितना अंतर है, आप अपने भविष्य को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हो पढ़ रहे हो, ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करें। दूसरा बच्चा है वो मेहनत नहीं कर रहा, वो रील देख रहा है आराम से रजाई में घुसकर, ठीक है, एसी में बैठकर। तो भाई दोनों बच्चे कैसे एक जैसे हो सकते हैं। अब देखते हैं कि समाजवाद आपको समझ में आ गया समाजवाद क्या है, ठीक है। अब डिटेल में हम देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है समाजवाद के बारे में। समाज के पुनर्गठन की संभावित सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था, ठीक है, उसी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, ठीक है, समाजवादी क्या चाहते थे, किसी भी व्यक्ति के पास खुद का घर ना हो, ठीक है, जो प्रॉपर्टी हो वो सबकी हो, ठीक है। अगर निजी संपत्ति का प्रावधान नहीं होगा तो कोई भी क्या मतलब समाजवादी ऐसा सोचते हैं, सोचते थे या सोचते हैं, अब भी बहुत सारे लोग समाजवादी हैं कि वो क्या सोचते हैं कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब लोगों को निजी संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए, कि वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और उनको ज्यादा ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है समाज में असमानता आती है, जो फिर बाद में जो लोग अमीर होते हैं फिर वो गरीबों का शोषण करते हैं। जो समाजवाद है वो समाज को इस दृष्टि से देखता है, यानी वे संपत्ति
पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था सारी समस्याओं को जड़ा है। उनको लग रहा है कि जो लोग ज्यादा पैसे जोड़ लेते हैं, निजी संपत्ति खरीद लेते हैं, वो बाद में फिर गरीब लोगों का शोषण करेंगे। वे ऐसा क्यों मानते थे? ठीक है, उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो जमींदार लोग हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, वो सब क्या है, वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, यानी कि काम उनसे ज्यादा करवा लेते हैं और पैसे उनको कम देते हैं। ठीक है, वह उनके बारे में नहीं सोचते हैं, जो उसकी संपत्ति को उत्पन्नशील बनाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी जो अमीर लोग हैं उनके पास कहाँ से आ रही है? मेहनत ज्यादा कौन कर रहा है? मेहनत ज्यादा कर रहा है मजदूर। ठीक है, 10-12 घंटे मजदूर काम कर रहे हैं, और जो मालिक है वो कुछ नहीं कर रहा, वो चेयर पे बैठा है, बस हुक्म चला रहा है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये ऐसे करो। और पैसे किसके पास ज्यादा आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं अमीर लोगों के पास, जो कुछ नहीं कर रहा है, और जो मजदूर है उनकी जो दशा है वो सुधर नहीं पा रही। तो ये किसकी वजह से है? ये निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से है। ठीक है, इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की वजह पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा। ये क्या चाहते हैं कि पूरे के पूरे गांव की एक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, यानी कि ये जो खेत है ये सबके नहीं है, अलग अलग नहीं है सबके, ये क्या है, सबके एक ही है। मतलब इस गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं, तो ये पूरा जो खेत है ये कितने लोगों का है? ये 100 लोगों का है। ठीक है, अब 100 लोग इसमें धान उगाएंगे, जो भी अनाज उन्हें उगाना है वो उगाएंगे, और जब ये पूरी फसल कट के आएगी, ठीक है, उसको मार्केट में बेचेंगे या कुछ भी करेंगे, ये सब लोग आपस में बांट लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक साथ काम करेंगे, और जब फसल होके आएगी तो ये ऐसे ऐसे बांट लेंगे। ठीक है, 100 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 100 हिस्सों में, क्योंकि 100 लोग हैं तो 100 हिस्सों में बट जाएगा। अब किसी ने काम ज्यादा किया है खेत में तो भी उसको इतना ही हिस्सा मिलना चाहिए, किसी ने काम कम किया है तो भी उसको इतना ही हिस्सा मिलना चाहिए। ये बोल रहे हैं समाजवादी लोग। ठीक है, इससे क्या होगा? समाज में गरीब ज्यादा गरीब नहीं होंगे, अमीर ज्यादा अमीर नहीं होंगे, यानी कि जो संपत्ति है वो सबकी होनी चाहिए और बराबर हिस्सा होना चाहिए। यानी कि कोई शहर में जितने भी उद्योग धंधे हैं, उस पर उस शहर में जितने भी लोग हैं उनका बराबर का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अमीर गरीब वाली विचारधारा नहीं होनी चाहिए। वो सोच रहे हैं कि सब एक जैसे हों। ठीक है, जो कि संभव है ही नहीं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की वजह पूरे समाज पर का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया भी, चलाया भी। नेक्स्ट है, कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? ठीक है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर हमें यहाँ मिलेंगे। ठीक है, इस वाले पैरा में समाजवादियों के पास भविष्य में एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, यानी कि समाजवादी जैसा सोच रहे थे वो बिल्कुल अलग सोच रहे थे। ठीक है, कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई फैक्ट्री है, अगर उसमें 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा उन 100 वर्करों में बराबर बांट दिया जाना चाहिए। चाहे कोई वर्कर कम काम कर रहा है या ज्यादा काम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बराबर बराबर उनको सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए जब प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये ऐसा मान रहे थे। ठीक है, कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम होना चाहिए, यानी कि सब लोग क्या करें, बराबर मिलकर काम करें। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियन यानी अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नई तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। ठीक है, अब ये जो सामूहिक उद्यम की जो विचारधारा दी, तो सबसे पहले किसने दी? ये रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, इन्होंने कहा चलाया? इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन ने इंडियन अमेरिका में एक नया समन्वय किया। अमेरिका के में जो अमेरिका है उसमें एक जाति पाई जाती है, उनको बोलते हैं रेड इंडियन, और वो शकल में बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे भारतीय। ठीक है, जो वहाँ के मेन रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये जो इंडियन शब्द है ये अमेरिकी के मूल नागरिकों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो ये जो नाम है ना इंडियन, ये हमारा नहीं है, ये हमें यूरोप वालों ने दिया है। और यूरोप वाले ने क्यों दिया है? क्योंकि जो अमेरिका के मूल लोग हैं, ठीक है, जो पुरानी जनजातीय लोग हैं, वो हमारी तरह काले दिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सामने है ना, अगर आप कोई यूरोप के आदमी को देखोगे, किसी अंग्रेज को देखोगे, तो वो तो आपको गोरा लगेगा, और हम लोग कैसे हैं? हम लोग काले हैं। तो हम लोगों में अंतर है ना, तो इसलिए अमेरिका के लोग भी काले हैं। तो वहाँ की जलवायु ऐसी है। तो जो ये लोग थे, यूरोप के लोग थे, वो अमेरिका वालों को क्या बोल रहे थे? इंडियन। तो इसलिए वो हमको भी इंडियन बोलते थे। इंडियन यानी कि एक
घृणा वाला शब्द है, ठीक है, ये दिखाने का कि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग बदसूरत हो, इस तरह का एक शब्द है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर चीजों में भारत का यूज किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, वो कोशिश करती है कि इंडिया का यूज ना करा जाए शब्द का, और भारत शब्द का यूज किया जाए, ठीक है। और आप सब लोगों को भी भारत शब्द का यूज करना चाहिए, ना कि इंडिया का, ठीक है। हिंदुस्तान, इंडिया, इन सब का यूज नहीं करना चाहिए। ये शब्द हमें दूसरे लोगों ने दिए हैं, जबकि भारत हमारा अपना शब्द है। हमारे वेदों में, पुराणों में इसका जिक्र मिलता है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी महाभारत में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत क्या हुआ पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक हित नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। कुछ लोग जो थे, जो समझदार समाजवादी थे, वो ये चीज मान रहे थे। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये कई देशों में करा भी गया, कि जो खेती थी वो सामूहिक तौर पर करवाई जाती थी, यानी कि जित गाँव के जितने भी लोग हैं, वो पूरे उसी उन सारे खेतों में काम करेंगे, और जो अनाज मिले आएगा, उस जो फसल आएगी उसको आधा आधा सब लोग बांटेंगे, मतलब सब लोगों में बराबर बटेगा। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई, लुई कौन था? फ्रांस का राजा लुई था, ठीक है। यानी कि वहाँ जो राजा बनते थे उनको क्या बोलते थे? लुई। फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमियों की जगह सामूहिक उद्यमियों को बढ़ावा दे, ठीक है। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कॉपरेटिव में या सामूहिक सामूहिक उद्यम उद्यम सॉरी सामूहिक उद्यम, या फिर सामूहिक कृषि करना, खेती करना, या सामूहिक में कोई भी फैक्ट्री वगैरह में काम करना, उसको क्या बोलेंगे? कॉपरेटिव, ठीक है। कॉपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो चीजों को मिलकर काम करते थे, और जो मुनाफा होता था उसको प्रत्येक सदस्य में बराबर बराबर बांट दिया जाता था, ठीक है। इस तरह की विचारधारा थी। अब देखो, एक नया नाम आ रहा है आपके सामने, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, ये दोनों, इन दोनों की विचारधारा एक ही थी। इन दोनों की विचारधारा क्या थी? ने इस दिशा में कई नए तर्क दिए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ठीक है। पूंजीवादी समाज का मतलब है कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और कुछ लोग बिल्कुल गरीब है, ठीक है। और मतलब विचारधारा वही है कि जो अमीर है वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीवादियों पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। यानी कि पूरे दिन काम कौन कर रहा है फैक्ट्री में? मजदूर, ठीक है। और मुनाफा सारा कौन ले जा रहा है? पूंजीपति, ठीक है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी, ठीक है। अपनी स्थिति को सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी व निजी संपत्तियों पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा, ठीक है। यानी कि ये सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उनको हटाओ, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सबको किसमें बांट दो? जनता में बांट दो। वो कह रहे हैं, मार्क्स और फ्रेडरिक बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक बोल रहे हैं कि ये जो सारी समस्याएं किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है जो पूंजीपति हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, उनकी वजह से। और ये सारी जड़ क्या, मतलब ये सारी जो समस्या है ये कैसे उत्पन्न हो रही है? कि मजदूर सारे दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, मजदूरों को बहुत थोड़ा पैसा देके उनको हटा देते हैं, और जो पूरा प्रॉफिट है वो कौन ले रहा है? पूंजीपति ले रहे हैं। तो और ज्यादा पैसे और ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास होती जा रही है? पूंजीपतियों के पास, ठीक है। यानी कि जो उद्योग धंधों को चला रहे हैं, उद्योग धंधों के जो मालिक हैं, वो तो मालदार होते जा रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा आती जा रही है, और जो गरीब लोग हैं वो हमेशा नीचे होता जा रहा है। तो ये किस चीज का समर्थन कर रहे थे? कि मजदूरों को बोल रहे थे कि जो निजी संपत्ति जिनकी है, जो अमीर लोग हैं, उनकी सत्ता को आप उखाड़ फेंको, ठीक है। मार्क्स का विश्वास था कि, एक मिनट, चार्जिंग खत्म होगी लैपटॉप की, मैं एक मिनट बटन दबा देती हूँ, एक मिनट। हाँ, मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी प्रॉपर्टी पर पूरे समाज का, यानी सामाजिक निरंतर स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया, ठीक है। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीवादियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज है, ठीक है। यानी कि समाजवादी लोग तो थोड़ी सी रियायत में थे, वो तो सोच रहे थे कि सामूहिक चीज होनी चाहिए, ठीक है, समूह में थोड़ी थोड़ी चीज, मतलब समूह में काम होना चाहिए, समूह में फैक्ट्री होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। लेकिन जो इनकी कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिक्स की जो विचारधारा थी, वो पूरी तरह से क्या सी थी? कम्युनिस्ट,
यानी कि साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद या कम्युनिस्ट एक ही बात है। तो ये क्या चाह रहे थे कि भाई जो अमीर लोग हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार करो, उनसे सारी प्रॉपर्टी छीन लो, सारी प्रॉपर्टी किसमें बांट दो, मजदूर में बांट दो, और सारी प्रॉपर्टी सब में बराबर बराबर बांट दो, ठीक है, इनको लूट कर। और जो कम्युनिस्ट सरकार होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, जिस भी देश में हो। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आगे हम देखते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। समाजवाद के लिए कौन कौन से देश में समर्थन चल रहा था। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। ठीक है, यानी कि समाजवाद का मतलब हो गया कि जो गरीब लोग थे ना वो सब खुश हो गए कि भाई ये समाजवाद सही है ना। जो रईस लोग हैं उनके उनको प्रॉपर्टी जमा रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी सब में बंटनी चाहिए। अगर फैक्ट्री में कोई लोग काम कर रहे हैं तो मुनाफा सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए। ठीक है, अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली। ठीक है, क्या नाम था, द्वितीय इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया, यानी कि पार्टी बनाने का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि लोग क्या क्या करने लगे, ग्रुप बनाने लगे, संगठन बनाने लगे। ठीक है, जिससे वो अपनी बात को रख सकें और अपना विकास कर सकें। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए, यानी कि इनके पास थोड़ा सा पैसा होता था। ठीक है, संगठनों के पास अगर संगठन के किसी भी व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती थी तो ये मदद किया करते थे। काम के घंटों में कमी तथा मत अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जब लोग ग्रुप में रहने लगे, ठीक है, जब लोग संगठन बनाने लगे, पार्टीज बनाने लगे, ठीक है, तो अब जब चार लोग एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो फिर वो बात भी करेंगे आपस में, तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें मताधिकार का भी मिलना चाहिए। ठीक है, गरीब लोग कह रहे हैं कि हमें भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, काम तो हम भी सुबह से शाम तक करते हैं, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि भाई हम 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारे जो काम के घंटे हैं ना वो कम होने चाहिए। ठीक है, और आपने ये मुहावरा सुना होगा कि एकता में शक्ति होती है। जब 100 मजदूर बगावत पर आएंगे और कहेंगे हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारे जो काम के घंटे हैं वो कम नहीं करे जाएंगे, या फिर हमको हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो मिल का मालिक है उसको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि माल खराब होगा। ठीक है, दिन का रोज का नुकसान होगा, तो मालिक जो है वो दबाव में आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें उस समय चल रही थी। ठीक है, और ये किसकी वजह से चल रही थी, ये समाजवाद जो परिवर्तन आ रहे थे। परिवर्तन किसके वजह से आ रहे थे, कार्ल मार्क्स जैसे जो समाज सुधारक थे, ठीक है, जो समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे थे, उनकी वजह से आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे, और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। ठीक है, यानी कि बात जो थी वो केवल छोटे लेवल पर नहीं पहुंच रही थी, पार्टी वाली वो बड़े लेवल पर पहुंच रही थी। ठीक है, चुनाव वगैरह में भी इनकी भागीदारी होने लगी पार्टीज की, इन संगठनों की। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से, देखो ये बहुत फेमस पार्टी है। ठीक है, 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट, ठीक है, आप ध्यान रखना कहाँ कौन सी पार्टी बनाई जा रही है, फ्रांस में कौन सी, सोशलिस्ट पार्टी के नाम नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई, यानी कि विचारधारा से लोग तो प्रभावित थे, लेकिन उतनी वोट इनको नहीं मिली कि कहीं भी ये समाजवादी लोग अपनी सरकार बना पाते, क्योंकि जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो रईस लोग थे, वो इनको सपोर्ट करते ही नहीं होंगे। भाई हम जब हमें पता चल जाएगा कि अगर इन लोगों की सरकार आ गई तो हमारे जो घर मकान है छीन लिए जाएंगे, ठीक है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो छीन ली जाएंगी, तो हम क्यों वोट देंगे, है ना, इस तरह के नेता को। तो इनकी विचारधारा खूब फैल रही थी, क्योंकि गरीब लोगों को इनकी बातें पसंद आ रही थी, लेकिन इनकी सरकार कहीं भी नहीं आ सकी। बहुत सारी ऐसी पार्टियां होती हैं उनकी विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं, समाज में परिवर्तन आते हैं, और कहीं भी उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है। ठीक है, ऐसा होता है कई जगह, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। ठीक है, संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, किन्होंने, समाजवादियों ने। ठीक है, अब जैसे हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में सरकार जो चल रही है वो मोदी सरकार चल रही है, यानी बीजेपी की सरकार चल रही है, और बाकी भी सरकारें हैं, मतलब बाकी भी पार्टी के लोग हैं समाज में। कौन कौन से, समाजवादी पार्टी चल रही है, ठीक है, अखिलेश यादव की यूपी में है ये, और बहुजन समाज पार्टी भी चल रही है,
ठीक है, ये लगभग आपको पूरे देश में ही मिल जाएगी देखने को। आम आदमी पार्टी भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, सरकार किसकी है? बीजेपी की, भारत में हाल फिलहाल में। ठीक है, 2025 का मैं बता रही हूँ, तो 2025 में जो सरकार चल रही है, ये चल रही है बीजेपी की सरकार। लेकिन जब भी कोई भी नियम कानून बनवाया जा रहा है, तो इन सभी पार्टियों का कुछ ना कुछ इंटरफेयर रहता है, क्योंकि सारी पार्टियों के जो एमपीज हैं, ठीक है, एमपी हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो संसद में रहते हैं। जब कोई नया कानून आएगा तो ये प्रभावित करती हैं उस कानून को, ये रोकती हैं, मना करती हैं कि भाई इस तरह के कानून मत बनाओ जिससे आम जनता को नुकसान हो। ठीक है, जैसे किसानों के जो कानून बनाए थे, तो उसका पूरी तरह से विरोध किया था कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, आम आदमी पार्टी कुछ काम कर रही है, तो फिर उसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, कि भाई तुम जनता की भलाई के लिए कानून बनाना है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो कुछ पार्टियां ऐसी थी, जो समाजवादी पार्टी थी, जिनकी वजह से समाज में बदलाव तो आए, लेकिन वो कहीं अपनी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन उसके बाद भी वो संसद में बैठकर बाकी के जो नियम बनाए जा रहे थे जनता के लिए, उन सबको प्रभावित करती थी। ठीक है, अब आप देखते होंगे, कभी अगर आप टीवी देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, संसद में जब कोई भी बिल लाया जाता है, तो जो विपक्ष है वो हल्ला करता है कि भाई ये गलत पैसे खर्च हुए हैं, ये इनकी नीतियां इन्होंने पूरी नहीं की है, इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने जनता के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इससे क्या होता है, जनता का ध्यान आकर्षित होता है कि भाई सरकार ये काम नहीं कर रही। फिर सरकार अपनी बात को प्रूव करने के लिए काम करती है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने काम नहीं किया तो विपक्ष उसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, विपक्ष फिर उसकी बुराई करेगा। जैसे बीजेपी वाले कुछ काम नहीं करेंगे, तो आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले बोलेंगे कि भाई ये इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इन्होंने पैसे इतने निकाले हैं, ठीक है, देश देश के खजाने के इतने पैसे निकाले और इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम नहीं करेगी, तो फिर क्या करेंगे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी को इतना पैसा मिला केंद्र से और इसने कुछ काम नहीं किया। तो चाहे जीते ना, ठीक है, उनकी उस पार्टी की सरकार ना बने, लेकिन वो अगर कोई भी पार्टी देश में है, तो वो आसपास के लोगों को प्रभावित करती है, देश को प्रभावित करती है, वहाँ के समाज को प्रभावित करती है, और वहाँ की कानून व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर हुई। नेक्स्ट है, इसमें इन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ठीक है, लास्ट तक भी जो ज्यादा बात मानी जाती थी, वो इन्हीं तीनों की थी। ठीक है, अब रूढ़िवादियों की तो इसलिए मानी जाती थी, ये खानदानी रही इससे, है ना, रूढ़िवादी लोग। अब और उदारवादी जो थे, इनसे जो मध्यम वर्ग के लोग खुश रहते थे। और रेडिकल वादियों से कौन खुश रहते थे? बिल्कुल गरीब लोग, क्योंकि गरीबों के हित की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव ज्यादा था समाज में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा रूस की क्रांति, और हम इसको नेक्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे, आज नहीं करेंगे कंप्लीट। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये रूस की जो क्रांति का जो पार्ट 2 है, ये आपको उस अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उस पर क्लिक कर इसका पहले वाला पार्ट भी देख सकते हैं, और बाद वाला भी देख सकते हैं, रूस की क्रांति भी देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके रखते हो तो। और वैसे मैं सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप सुबह 9 बजे भी खोलकर देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और एक छोटा सा कमेंट में बताना आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, कुछ भी गड़बड़ लगा है, कुछ भी आपको गलत लगा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और मेरी जो भी कमियाँ रहेंगी, मैं उन सभी कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।